दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आज की ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 4 की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने का काम करेगी। सर परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी। भैया बताना चाहेंगे, इस क्लास में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। और एक और बात बताना चाहें, जिस विश्वास से आप हमें ये क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं कि आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती हैं और एक क्लास में हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास में हम यूनिट 4 को कंप्लीट करके पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनसे पहले की क्लासेस में हम यूनिट 1, 2, 3 सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी किसको कहते हैं। देखिए, इंसॉल्वेंसी को हिंदी में कहते हैं दिवालियापन। क्या कहते हैं? दिवालियापन इसको कहा जाता है। लेकिन एक बात समझो कि दिवालिया होता क्या है। भाई साहब, ऐसा व्यक्ति, उसको दिवालिया कहेंगे जिसका जो कर्ज है वो संपत्ति से ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति है, मैंने मान लिया 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए उसकी संपत्ति है, लेकिन उसका जो कर्ज है वो 7 लाख रुपए है। तब संपत्ति को अगर वो बेच भी देगा ना, तब भी उसका कर्ज जो है वो चुक नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आपने कहा सब दिवालिया कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपना मतलब अनेबल टू पे हिज डेब्ट, इसको बोला जा सकता है। समझिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने ऋण यानी कि जो डेब्ट को समय पर चुकाने में असमर्थ हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? समय पर चुकाने में, अपना जो कर्ज है उसको समय पर चुकाने में असमर्थ होता है, नहीं चुका सकता है, तो उसकी स्थिति को इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो व्यक्ति दिवालिया है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के जो खाते होते हैं, उन खातों को कहते हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से फीड हो गई होगी, फिट हो गई होगी। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे राहुल है, राहुल की देनदारियां, भैया देनदारियां कहते हैं ऋण को, है ना। देनदारियां यानी कि जो किसी को उसको देना है। ठीक है, तो जो उसके ऊपर कर्ज है, तो उसकी देनदारियां हैं भाई 5 लाख रुपए, लेकिन उसकी जो संपत्ति है वो है 3 लाख रुपए की। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? आपने कहा सर इंसॉल्वेंट कहेंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। इंसॉल्वेंसी की जो परिस्थितियां हैं उनको आपको लिखना है, लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो परिस्थितियां हैं इंसॉल्वेंसी वाली, वो बन कैसे जाती हैं। तो इनमें पहले चीज़ रहेगी कि संपत्ति जो है वो देनदारियों से कम होना, यानी कि जो आपकी संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपके ऋण से क्या है? कम है। तो भैया ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? आपको कर्ज ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भैया अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। मैं तो भाई कहता हूं कि कर्ज लेके घी मत पियो, है ना, सिंपल सी बात है। दूसरा रहेगा कि व्यापार में लगातार घाटा होना। ठीक है, अब अगर कोई बिजनेस व्यक्ति कर रहा है और यहाँ पे अगर कोई घाटा हो रहा है, बराबर कंटिन्यू होता जाए, तब ये दिक्कत हो सकती है। तीसरा है अत्यधिक उधार लेना। कई लोगों के ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को परचेज करते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, या तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे उनके ऊपर ऋण बराबर बढ़ रहा है, कर्ज उनके ऊपर भैया बराबर बढ़ रहा है। ये चीज़ें। नेक्स्ट है भाई नकदी की कमी। भाई साहब आपके पास व्यवस्था नहीं है, ठीक है, आप लेकिन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, भाई साहब ये सही नहीं है। तो इन सबसे क्या होगा? इंसॉल्वेंसी की परिस्थितियां बनेंगी और आपकी जो संपत्ति है भाई साहब क्या होगी, है ना, आप लगातार कर्ज में डूबते जाएंगे। तो लगातार घाटे के कारण व्यापारी जो है ईएमआई नहीं चुका पा रहा है। भाई साहब आज के समय पे लोग आईफोन ले लेते हैं, ईएमआई पर ले लेते हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि भाई साहब आईफोन आपको क्यों चलाना है। अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तब तो आप चलाइए, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपके पास नई संपत्ति है तब फिर आपको क्यों चाहिए आईफोन। मैं केवल आईफोन वाली ही बात नहीं कर रहा हूं, बहुत तरीके की ऐसी चीजें हैं जिनकी भाई आपके पास उतनी आवश्यकता आपको नहीं है, फिर क्यों खरीदना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भाई साहब, एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमने भाई साहब ये लास्ट 4th यूनिट है, और इससे पहले की क्लासेस में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 3 यूनिट को बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आज जो फाइनल क्लास रहेगी। इसके बाद हम आपको एक मैराथन क्लास देंगे, वो लेकिन एग्जाम टाइम पे देंगे। तो अभी तक के लिए आप चाहें तो इनके बहुत अच्छे से नोट्स बना लें। बाकी अगर आप अपने नोट्स नहीं बना पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहेगा मेरा 92 36 32
92 36 32 63 96। इस नंबर पर आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। और भाई साहब बहुत ज़्यादा हम आपसे फीस नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। एक यूनिट के जो नोट्स हैं वो मात्र 25 रुपये में देते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो पूरा एक सब्जेक्ट का जो नोट्स बनता है चारों यूनिट का, वो मात्र हम 100 रुपये में आपको दे देते हैं, बहुत अच्छे और बढ़िया तरीके से, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। बाकी मैं तो कहूँगा कि अपने नोट्स आप खुद ही बनाइए, है ना। इंसॉल्वेंसी घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, न्यायालय में आवेदन, पहली तो चीज़ यही रहेगी कि भाई साहब न्यायालय में आवेदन होगा। दूसरी, संपत्ति और देनदारियों का बहुत अच्छे से उनका विवरण निकाला जाएगा कि भाई इनकी संपत्ति कितनी है और इनको किसी का लेना देना कर्ज इनके ऊपर कितना है। तीसरा रहेगा कि भाई कोर्ट द्वारा इसकी जांच होती है। फिर लास्ट में जब जाके उसको इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप चाहें तो ये मतलब घोषणा कर दें उस चीज़ की कि भैया ये जो व्यक्ति है दिवालिया है, ऐसा नहीं होता है ना। सारी चीज़ें कोर्ट की निगरानी में होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की अगर हम बात करें तो दो चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है। एक तो होती है भाई आपकी संपत्ति और दूसरी होती है आपकी जो आपका कर्ज होता है, जो आपकी देनदारियां होती हैं। समझिएगा भाई साहब। देखिए, संपत्ति यानी कि जो एसेट और लायबिलिटीज होती है मैं आपको यूनिट 1 में बता चुका हूं। तो आप भाई साहब आराम से आप चाहें तो अपनी सारी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी 1-1.25 घंटे में, ठीक है। एक या मोस्टली मैं कहता हूँ 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा और पूरी क्लास 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम समय लेते नहीं है, मात्र 10-15-20 मिनट की हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो भाई आराम से देख लो, मैंने आपको यूनिट 1 में ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यह एक विवरण होता है जिसमें संपत्ति यानी कि जो एसेट है और जो आपकी देनदारियां हैं, लायबिलिटीज हैं, उनके वास्तविक मूल्य पर दिखाई जाती हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हम स्टेटमेंट यहाँ नीचे बता रहे हैं। स्टेटमेंट तो आप समझ ही रहे होंगे ना। देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जो एसेट है यानी कि संपत्ति है वो है 2.5 लाख, ठीक है। अब उसकी लायबिलिटीज है कितनी, तो आपने कहा सर 4 लाख। इस तरह से जो एग्जैक्ट मूल्य जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, आपके डिस्प्ले पर रहेगा, डिफिशियंसी अकाउंट क्या होते हैं। डिफिशियंसी अकाउंट की अगर हम बात करें, यह खाता यह बताता है कि पूंजी में जो कमी है वो कैसे हुई, है ना। पूंजी में जो कमी है वो आखिर हुई तो हुई कैसी, तो ये जो बताते हैं वो डिफिशियंसी अकाउंट बताते हैं, ठीक है। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। देखिए भाई, जैसे लॉसेस हैं, अगर आपके बिजनेस में बराबर लॉस हो रहा है, घाटा अगर आपको हो रहा है बराबर, तो भाई साहब आपकी पूंजी में कमी आ सकती है। दूसरा रहेगा आपका ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग अकाउंट में पता है कि नहीं पता है सबको, बताओ। ड्राइंग होती है कि भैया जब कोई ओनर होता है किसी व्यवसाय का, कोई मालिक है, वो क्या करेगा अपने निजी उपयोग के लिए, है ना, अपने निजी उपयोग के लिए, खुद के उपयोग के लिए उसमें से पैसे जो है वो कैश वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो निकालता रहेगा, है ना। वो निकालता रहेगा, तब फिर क्या होगा, ये सीधे सीधे अफेक्ट करेंगे आपकी कैपिटल को, आपकी पूंजी को। सिंपल सी बात है। तो ये होते हैं आपके ड्राइंग। तो भाई साहब एक बात बताओ, जब अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से जो आप पैसे वगैरह निकाल लोगे तो फिर पूंजी को अफेक्ट करेगा ना। तीसरा रहेगा आपका वेट डेप्ट। आपका अनावश्यक जो आपके खर्चे हैं उसके लिए आप बराबर कर्ज लेते जा रहे हैं, ऋण लेते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा भैया, डिफिशियंसी आएगी, यानी कि पूंजी में कमी आ जाएगी। तो फिर इन सब का जो लेखा जोखा रखा जाता है वो डिफिशियंसी अकाउंट में रखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि 5 नंबर प्रश्न को आपने बहुत तगड़े तरीके से तोड़ के रख दिया होगा, है ना। पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार तरीके से पढ़ाने का जो हम दम भरते हैं ना, छाती ठोक के, भाई साहब कंटेंट में कमी छोड़ते हैं ना, आपको समझाने में कमी छोड़ते हैं। एक एक बात आपके माइंड में बहुत तगड़े तरीके से फिट करते हैं भैया। और अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट रहा ना, तो बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होंगी, है ना। स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होंगी। अगर आप सब स्मार्ट बोर्ड पे अपनी क्लासेस देखना चाहते हैं तो भैया एक बार शेयर जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। भाई साहब सिंपल सी बात है, ज़्यादा व्यूज़ आने की वजह से जो भी इनकम होगी सीधा स्मार्ट बोर्ड लगा देंगे। राधे राधे। चलेंगे, इतनी बढ़िया बात कोई बोलता नहीं है यूट्यूब पे, पर मैंने बोल दी सीधी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वॉइस अकाउंट का अर्थ आपको बताना है। भाई साहब डेफिनेशन तो हो जाती है बहुत तगड़ी, पहले आप एक बार हिंदी में हमसे समझ लो कि देखिए वॉइस अकाउंट जो होता है, एक पहले तो ये अस्थायी अकाउंट होता है, ठीक है, और एक नाम मात्र का यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको अस्थायी खाता हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि जो समुद्री यात्राएं होती हैं उस पूरी यात्रा के बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, ठप कर दिया जाता है, पहली चीज़। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि यात्रा के दौरान जो भी सभी खर्चे हैं, ठीक है। अब खर्चे कौन कौन से होते हैं बताओ। खर्चे होते हैं जैसे आपका कोई फ्यूल है ना, फ्यूल का खर्च हुआ, सैलरी का खर्च हुआ, या फिर जो पोर्ट चार्ज वगैरह होते हैं,
पोर्ट चार्जेस होते हैं उनका खर्च हुआ। तो ये तमाम तरीके के जो खर्च होते हैं और जो आय होती है, ध्यान रखना दो की मैं बात कर रहा हूं, एक जो खर्च होता है और दूसरा जो आय होती है, इन दोनों का भैया ठीक ठीक हम मिलान करते हैं और इससे हम पता करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। तो इसलिए ये जो बॉयज अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से बहुत तगड़े तरीके से समझ में आई भी होगी। ठीक है, चलेंगे अब समझ लो इसको। अब ये चीज जो है वो आपके लिए आसान हो गई। ठीक, अब इसको समझ लो। देखिए, जहाज द्वारा किए गए एक विशेष समुद्री सफर से संबंधित जो आय व्यय को दर्ज करने वाला एक खाता होता है उसको कहते हैं भैया वॉयज अकाउंट कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि यात्रा के जितने भी खर्चे हैं, ठीक, और जो आय है, आय कैसे होगी भाई, मतलब माल ढुलाई है, फ्लाइट वगैरह है, या फिर बात करेंगे पैसेंजर मनी है ना, इन सब का जो हम मिलान करेंगे और उन सब से हमें जो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा उनके लिए ये जो है खाता बनाया जाता है, पहली चीज। दूसरा, अस्थायी खाता होता है, पूरी यात्रा के दौरान इसको हम बंद कर देते हैं। सिंपल सी बात है। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की कि वॉयज अकाउंट तैयार कब किए जाते हैं। भाई साहब, ये तब तैयार किए जाते हैं जब यात्रा लंबी हो, है ना, यात्रा लंबी दूरी की हो। दूसरी, आय व्यय अधिक हो रहा हो। मैंने बताया ना कि जब आय और व्यय दोनों को हम मिलान करेंगे, प्रॉफिट लॉस पता करेंगे। जब आय अधिक हो रही हो, व्यय भी अधिक हो रहा हो, तब की चीजें हैं ये। और तीसरा रहेगा, प्रॉफिट अलग से हमें अगर जानना है कि भाई कितना हमें लाभ हुआ है, सिंपल सी बात अगर करें तो क्या होता है, तब फिर ये अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। चलेंगे अब यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम जो है वो एमसीक्यू एग्जाम है, यानी कि ओएमआर पे है, तो उनके लिए भी रामबाण का काम करेगी ये क्लास। बाकी आने वाले टाइम में बहुत जल्द एमसीक्यू और ओएमआर वाली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, तो परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। और किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, सबके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, परेशान मत होना। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो भाई कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं है। भाई साहब, आप एक बार मैच करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी से है या नहीं है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पर, मैंने इसीलिए ओपन रखा है अपना अकाउंट, आप टेलीग्राम पर आएँ और बहुत अच्छे से अपना सिलेबस हमें सेंड कर दें। उसके बाद जो है हम चीज़ों को मिलान करके उसमें ऐड करके डाल देंगे। ठीक है, तो परेशान कोई बच्चा नहीं होगा अपना, है ना। और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये फायदा होगा कि हम आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। और ईमानदारी से वीडियो को यार लाइक जरूर कर दो यार, है ना। फिर ये बेईमानी है, क्योंकि जान लगाते हैं हम आपको समझाने में, और अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर ये मैं कहूँगा बेईमानी का काम करेगी। चलेंगे, पहला क्वेश्चन लॉन्ग में आपका रहेगा कि भाई इनसॉल्वेंसी जो अकाउंट होते हैं क्या है ना। भाई हम समझते हैं कि देखो, हर बच्चा आज के समय पे बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब एकदम प्रेशर बहुत ज़्यादा है उस पर, कंपटीशन की तैयारी करे कि ये पढ़े अपना। तो भाई आपके इन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखकर हमने अपना चैनल बनाया था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हमने बात कही थी, और हम अपना जो वादा करते हैं उस पर हम कायम भी रहते हैं, है ना। तो भाई आप बताओ, एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी जगह चले जाओ, एक एक टॉपिक कंप्लीट किए बैठे हैं, और आप उनकी देखो 10-10, 15-15 वीडियो। यार क्या यार, अपना पैसा बना रहे, ये गलत है ना। आपका टाइम भी तो जा रहा है भैया, तो ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि इंसॉल्वेंसी जो अकाउंट होते हैं क्या है। इंसॉल्वेंसी की जो परिस्थितियां हैं और दिवालिया घोषित करने की जो प्रक्रिया है उसको आपको समझाना है। आप समझेंगे, देखिए समझो पहले एक बात, उसके बाद हम जो है, पहले तो हमने इसमें लिया है एग्जाम्पल, और क्योंकि मेरा मेन जो मकसद रहता है वो रहता है कि आपके माइंड में हम चीज़ों को फिट कर दें, है ना, ताकि आप एग्जाम में लिख लो और बहुत तगड़े तरीके से लिख दो, है ना। 2-4 पन्ने का तो ऐसे ही बन जाएगा। समझ लो भाई, मान लो एक व्यापारी है जिसका नाम है रामलाल, ठीक है, रामलाल भाई है, और उनने क्या किया, उधार पर माल लिया था, व्यापार किया, लेकिन व्यापार में जो है वो लगातार घाटा हुआ है। अब हालत ये हो गई कि उधार चुकाने के उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, है ना। क्या क्या हालत होगी उनकी कि उधार चुकाने के पैसे उनके पास नहीं बचे हैं। अब संपत्ति बेचो तो भी जो है पूरा कर्ज नहीं उतरता है, ठीक है। पूरी संपत्ति अपनी बेच दे, क्योंकि उनकी संपत्ति है मैंने कहा 3 लाख की, और कर्ज कर लिया उनने 5 लाख का। अब बताओ कैसे उतरेगा, नहीं उतरेगा ना। तो फिर इस स्थिति को कहते हैं कि भाई ये इंसॉल्वेंसी की स्थिति है, यानी कि दिवालियापन है। सिंपल सी बात है। अच्छा, दिवालियापन जो घोषित कैसे होता है, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था कि पूरी प्रोसेस होती है। कोर्ट चल अचल संपत्ति की जांच करता है, एसेट लायबिलिटी की जांच करता है, उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है, ठीक है। आप या हम डिसाइड नहीं कर सकते। चलेंगे, अब यहां पे समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी जो अकाउंट है उनका क्या मतलब होता है। समझिएगा भाई, छाती ठोक के हम जब हिम्मत दिखा रहे हैं ना, तो कंटेंट में बाकी हम दम रखते हैं, ऐसा नहीं है। आप मैच करना 2-3 जगह, है ना, खुला, मतलब अपना तो चैलेंज रहता है कि आप मैच कर लो। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना जो ऋण है वो समय पर चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके जो खाते हैं उसके खातों को विशेष तरीके से तैयार किया जाता है।
उसे कहते हैं भैया इंसॉल्वेंसी अकाउंट। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब इंसॉल्वेंसी की जो मुख्य परिस्थितियां हैं उनको हम जरा यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, अब रामलाल साहब जो हैं वो दिवालिया क्यों हो गए, है ना, क्यों हो गए? पहली चीज तो ये रही कि भाई संपत्तियां और जो देनदारियां हैं उनमें दिक्कत हो गई। क्या हो गई कि भाई जो उनकी देनदारियां हैं, ठीक है, वो अधिक हो गई। किससे? संपत्ति से। ठीक है, मतलब कर्ज उनने अपनी संपत्ति से ज्यादा चढ़ा लिया, है ना। देनदारियां मतलब कर्ज जो है उनने अपनी संपत्ति से ज्यादा चढ़ा लिया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा रहेगा व्यापार में उनको लगातार घाटा हुआ है। तीसरी जो चीज रहेगी कि जरूरत से ज्यादा उधार उन्होंने लोगों को दे दिया। हाँ, ये भी एक कारण बनता है। जरूरत से ज्यादा अगर उधार किसी व्यक्ति को दे दिया तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, आपका व्यापार बिजनेस ठप पड़ जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका चौथा कि नकदी यानी कि जो कैश की भारी मात्रा में अगर आपको कमी होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलेंगे, अब यहाँ पे देखो एसेट यानी कि आपके पास जो संपत्ति है वो है 3 लाख की, लाइबिलिटीज आपने कर ली 6 लाख की। साफ है कि भाई साहब इंसॉल्वेंट आप हो जाएंगे, है ना, आप क्या हो जाएंगे? दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अच्छा, दिवालिया घोषित करने की जो प्रक्रिया है उसको बताओ। तो वो सिंपल सी प्रक्रिया ये रहेगी कि भैया अब रामलाल साहब क्या करेंगे? पहली चीज तो रहेगी कि न्यायालय में इंसॉल्वेंसी जो पिटीशन है वो देगा और अपनी संपत्ति और देनदारियों की सूची देगा। तीसरी, कोर्ट जांच करेगी, फिर कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर देगी। ये जो बातें होती हैं इससे जो दिवालिया है वो घोषित हो जाता है, मतलब कानून की नजर में दिवालिया। सिंपल सी बात है। बात करेंगे दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की। बहुत तगड़े तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है, बहुत तगड़े तरीके से, ऐसे नहीं किया, है ना। और अगर आप विद्यार्थी हैं एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म के तो भाई साहब छाती ठोक के हम कहते हैं ये बात कि भाई आपको मतलब मात तो कोई दे ही नहीं पाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपनी वीडियो से आएंगे, है ना। चारों यूनिट देख के जाना और बशर्ते लास्ट में एक मैराथन देख के जाना, काम हो जाएगा आपका। चलो बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एवं डिफिशिएंसी अकाउंट क्या है। दोनों को उदाहरण देकर समझाना है। चलेंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो पहले तो आप हेडिंग डालेंगे कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो बच्चे लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जो नहीं लिख रहे हैं नोट्स चाहते हैं तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसा विवरण है जिसमें इंसॉल्वेंट व्यक्ति की सभी संपत्तियां, जितनी भी उसकी एसेट चल अचल जितनी भी संपत्ति है, उन सभी संपत्तियों, दूसरा सभी देनदारियों को उनके वास्तविक जो मूल्य पर उनको दिखाया जाता है कि एक्चुअल में आपके पास 10 बीघा का खेत है, ठीक है, मैं कहता हूँ, है ना, और आपका जो देना लेना है वो हो सकता है कि आपका 4-5 करोड़ का आपने कर लिया, ठीक है, 4-5 करोड़ का कर लिया। अब उस हिसाब से पूरा उसका मतलब रियल टाइम वैल्यू उसकी निकाली जाएगी कि भाई रियल टाइम वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। समझ गए? चलो, ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे बैलेंस शीट तैयार कर रहे, है ना, लेकिन इसे क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंसी की स्थिति में बनाया जाता है। ठीक है, कब बनाया जाता है? इंसॉल्वेंसी की, यानी कि दिवालिया घोषित कोई व्यक्ति हो रहा है तो उस स्थिति में इसको बनाते हैं, ध्यान रखना, है ना, नॉर्मल नहीं बनाते हैं इसको। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला तो यही कि इंसॉल्वेंट की वास्तविक आर्थिक स्थिति जानने के लिए इसको बनाया जाता है। दूसरा रहेगा कि इसमें क्रेडिटर्स को सही जानकारी देने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है भाई डिफिशिएंसी ज्ञात करना। डिफिशिएंसी यानी कि उसकी जो पूंजी वगैरह है उसको अच्छे से ज्ञात करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीजें कंप्लीट की होंगी। चलेंगे, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो एग्जांपल है उसको जरा समझ लेते हैं। जैसे आपके पास कैश है ना, पहले तो 2 चीजें समझो। एसेट कितना है? एसेट में सब चीजें आती हैं, मैंने कहा था कैश भी आएगा, स्टॉक भी आएगा, डेब्टर, सब चीजें आएंगी। तो डेब्टर्स क्या होते हैं? जो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण दे रखा है। तो कैश है आपके पास 20,000 रुपया, ठीक है, स्टॉक किया आपने 80,000, तो आपने जो कर्ज दे रखा था लोगों को 50,000, सब मिला करके आपके पास जो संपत्ति बनी वो हो गई आपकी 1.5 लाख। ठीक है, कितनी हो गई? 1.5 लाख हो गई। अब आपका कर्ज है भैया, कर्ज कितना है? कर्ज है आपका 3 लाख, है ना। कर्ज कितना है? लायबिलिटी 3 लाख है। तो स्पष्ट है कि भाई एसेट से कम है ना। इससे क्या है कि एसेट जो है माफ करना, एसेट जो है वो कम है, यानी कि संपत्ति आपकी कम है। तो इस स्थिति में आप इंसॉल्वेंट बन जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलेंगे, डिफिशिएंसी अकाउंट समझ लो एक बार। मैं आपको बता चुका हूं अभी, डिफिशिएंसी अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनकी जो पूंजी वगैरह है वो कैसी हो जाए भैया, पूंजी में कमी हो जाए, तब ये खाते बनाए जाते हैं। डिफिशिएंसी अकाउंट यह बताता है कि पूंजी में कमी किस कारण से हुई है, इस चीज को याद रखना। मैंने आपको बताया था 3 जो रीजन है वो मैंने आपको बताए थे। पहले तो यही बताया था कि व्यापारिक जो हानियां हैं, लगातार आपको व्यापार में लॉसेस वगैरह हो रहे, तब ये दिक्कत बन सकती है। नेक्स्ट आपका ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था क्या होता है ड्राइंग। जब कोई मालिक यानी कि जो ऑनर है बिजनेस का, वो अपने निजी उद्देश्य के लिए, मतलब अपना कुछ घर का काम है या कुछ भी अपना निजी काम है, उसके लिए व्यापार से पैसे आप वो कंटिन्यू निकाल रहा है ना, तो क्या होगा बताओ? तो बिजनेस में तो घाटा आना तय है फिर। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका वेट डेब्ट्स।
मतलब जो आपके जो कर्जे हैं वो मतलब अनियंत्रित कर्जे, इस तरह के कर्जे कि आप बस करते जा रहे। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपका जो आपकी पूंजी है, पूंजी पर आपका ब्याज बराबर बना पड़ा है ना, ईएमआई पे आपकी चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। आप बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीज़ें। और भाई साहब अगर बिजनेस मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, तमाम जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हम सब पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है केवल फाइनेंशियल अकाउंट तक ही अपना साथ सीमित है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब पढ़ाते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो भाई साहब जो दम भरते हैं ना हम, और भाई पुराने जो अपने विद्यार्थी होंगे जिनने हमसे पढ़ा है पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको पता भी होगा कि अपने कंटेंट में कितना दम रहता है। देखो डिफिशियंसी अकाउंट का एग्जांपल हम आपको बताएं, प्रारंभिक पूंजी, ठीक है, समझ लो भाई, आपकी प्रारंभिक पूंजी है 5 लाख रुपए, ठीक है, घाटा आपने झेल लिया कितना, 2.5 लाख रुपए, और आपने उसमें से कुछ ऐसे ड्राइंग मतलब अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिए 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब जब आपने सब कुछ कर लिया तो कुल कमी आपकी हो गई 4 लाख, और शेष पूंजी आपकी बची कितनी, 1 लाख रुपए। अब बताओ आप कहाँ जाएगा बिजनेस, है ना, बिजनेस कहाँ जाएगा। बात करेंगे तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की कि वॉइस जो अकाउंट होते हैं वो क्या है, और वॉइस अकाउंट की जो तैयारी है उदाहरण सहित आपको बतानी है। ये क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, परेशान मत होना भाई। ऐसा नहीं है अपना कि आप सोचो कि केवल हम एमसीक्यू कराते चलें, भाई परेशान मत होना। जब एमसीक्यू की क्लास मिलेगी ना तो केवल एमसीक्यू होंगे उसमें, और एमसीक्यू के साथ हम आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, बहुत तगड़े तरीके से आपको डिटेल्स बताएंगे वहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे वॉइस अकाउंट, इनका आप सबसे पहले अर्थ समझेंगे। देखिए किसी जहाज की एक विशेष समुद्री यात्रा से ये संबंधित होते हैं, और भाई साहब ये तब बनाए जाते हैं जब यात्रा बहुत दूर की हो, लंबी यात्रा हो, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा माफ़ करना, उसमें बहुत ज़्यादा आय और बहुत ज़्यादा उसमें व्यय हो रहा हो, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आय और व्यय का वहाँ पे काम हो, तब ये अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। चलेंगे, अब समझ लो। और एक चीज़ और, जब हमें इसमें एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता करना हो, ठीक है, तब बनाते हैं। जैसे भाई जो सभी खर्चे एक्सपेंसेस, सभी आय जो हैं उनको ज्ञात करने के लिए खाता जो बनाया जाता है उसको कहते हैं वॉइस अकाउंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि भाई एक यात्रा का लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए इसको बनाते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, अस्थायी खाते होते हैं, जो पूरी यात्रा के बाद क्या है, पूरे तरीके से इनको ठप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, सिंपल सी बात है। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा वॉइस अकाउंट बनाए क्यों जाते हैं भाई साहब, बताया मैंने आपको, यात्रा लंबी हो, खर्च और आय अधिक हो, और हर यात्रा का प्रॉफिट अलग से अगर आपको जानना आवश्यक है तब आप बना लो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वॉइस अकाउंट की जो तैयारी है, इसके लिए डेबिट साइड खर्च जो है, अच्छा सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें खर्च क्या क्या होंगे और बाद में उसकी आय क्या क्या होगी, वो उस सब को हम ध्यान में रखेंगे। ये जब हम खाते बनाते हैं तो उसके लिए रखेंगे पहले कि फ्यूल का खर्चा, क्रू वेजेस, है ना, इंश्योरेंस वगैरह, पोर्ट के जो चार्ज है बंदरगाह के, उन सबको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि जो आपकी आय है क्रेडिट साइड, तो फ्राइट मतलब, और दूसरा है माल की बिक्री, माल की ढुलाई, है ना, ये सब चीज़ें, पैसेंजर मनी, बहुत सारी जहाँ से आय होती है, तो उन सबको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से रखा जाता है। नेक्स्ट है भाई वॉइस अकाउंट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप समझ लो, आपके लिए हमने लिखा है। देखिए भाई फ्राइट इनकम मतलब आपकी जो माल ढुलाई वगैरह आपने की है तो उसकी इनकम हो गई आपको 6 लाख रुपए, ठीक है, 6 लाख रुपए हो गई। खर्च की अगर हम आप यहाँ पे देखिए, एक इनकम दिखाई गई कि 6 लाख हो गई। अब यहाँ पे खर्च देख लो, फ्यूल का खर्च हुआ 2 लाख, ठीक है, वेजेस का जो खर्च हुआ है वो हुआ 1.5 लाख, पोर्ट चार्ज हुए वो हुए 50,000, ठीक है। तो अब सब मिला के टोटल अगर हम आपका एक्सपेंस देखें, खर्च देखें, तो हो गया आपका 4 लाख रुपए। अच्छा अब हमें जो मतलब माल ढुलाई करके जो हमें पैसे हमने कमाए थे वो कमाए थे 6 लाख, और 6 लाख कमाए थे, खर्च हुआ आपका 4 लाख, 4 लाख खर्च हुआ तो बचा कितना, तो आपने कहा सर 2 लाख, कितना बच गया, 2 लाख बच गया। तो ये वॉइस जो प्रॉफिट यहाँ से निकाला जाता है, यही चीज़ की मैं बात कर रहा था, ठीक है, यही चीज़ की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आय है और ये आपका खर्च है, और यहाँ पे जो बचा हुआ है वो आपका वॉइस प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है। उम्मीद करूंगा कि आपने तोड़ के रख दिया होगा। चलेंगे, अब सुन लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 1 को हमने कंप्लीट किया था बहुत तगड़े तरीके से, यूनिट 2 को कंप्लीट किया, यूनिट 3 और आज हमने यूनिट 4 पढ़ के पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नस्तो नाबूद हम कर चुके हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब कहीं से भी आपको ना पढ़ने की जरूरत है ना मॉडल सीरीज, कहीं से भी, बस यहाँ से नोट्स बनाओ, रिविजन करो, और एग्जाम में जो है आप अपने बैठ जाओ, और वहां से आप एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए आएंगे, विश्वास करना अपने इस भाई पर। बाकी बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स है, या आपका जो माइनर है ना, फर्स्ट एड हेल्थ वगैरह है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, कोई बच्चा, सिंगल बच्चा परेशान नहीं होगा। अपने इस भाई पर विश्वास रखना, हर चीज़ आपके लिए बहुत तगड़े तरीके से करा दूंगा। आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ करते रहो, ठीक है, साथ में आप इसको आराम से आप
20, 25, 30, 40 मिनट दे करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, ठीक। और जो क्लासेस रह गई वो क्लासेस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, नोट्स अगर किसी विद्यार्थी को चाहिए तो वो हमें 92 36 32 63 96 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मात्र 100 रुपये में हम एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको देते हैं। और भाई ये मत सोच लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये मत सोच लेना कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। भाई गरीब से गरीब तबके के बच्चों के लिए मैंने अपना ये परिवार बनाया था, जीरो से उठ करके आए हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम रातों रात 40,000 को पार कर गए भैया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करी है आप सबके लिए ये मुकाम पाने की, और आप सबके सपोर्ट की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके लोगों तक फैला दो यार, सपोर्ट कर दो अपने अपने एम्बेस सर्वम स्टडी प्लेटफॉर्म का, अपने गुरुजी का, है ना, सपोर्ट कर दो ताकि चीज़ें हम आपके लिए और अच्छे से कर पाएँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है, ईमानदारी से लाइक कर दो। नीचे कमेंट जरूर कर देना कि आप किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, और आपका जो एग्जाम है लिखित होना है या फिर OMR पे होना है, आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और साथ ही में लिख जरूर देना कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे, श्री सीताराम।